वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर आवर इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक लेवल्स, डिफाइन 10% लॉ विद एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल के बारे में बताना है और फिर हम लोगों को 10% लॉ को समझाना है एक एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इन ए फूड चेन द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस एट वेरियस लेवल्स एंड दीज लेवल्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। अब स्टूडेंट्स, हमारी जो फूड चेन होती है इसमें क्या होता है, इसमें फूड और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो डिफरेंट लेवल्स पे होता है। तो उन डिफरेंट लेवल्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट्स इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है प्रोड्यूसर होता है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब प्रोड्यूसर स्टूडेंट्स हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी देंगे, प्राइमरी कंज्यूमर हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी देंगे और इसी तरीके से जो चेन है स्टूडेंट्स चलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? 10% लॉ। So the 10% law states that only 10% of energy is transferred from one tropic level to another tropic level। अब 10% लॉ स्टूडेंट्स हमारा क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है हमारे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है। बाकी की जो 90% एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या हो जाती है? हमारी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको देखें इस स्ट्रक्चर को, तो इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर जो होता है पिरामिड होता है। मींस इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है स्टूडेंट्स, फिर इसके पास उससे कम हुई, फिर इसके पास और कम हुई और लास्ट में जो है सबसे कम एनर्जी हम लोगों को पहुँच पाती है। जो स्टूडेंट जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास जो है सबसे कम अमाउंट में क्या पहुंचती है? एनर्जी पहुंचती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझें तो अगर हमारे ग्रास के पास सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स 5000 जूल एनर्जी थी, तो हमारा जो ग्रास ऑफर है जो इसको खाएगा इसके पास सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी का 10% बचेगा, दैट इज़ 500 जूल। इसी तरीके से अब फ्रॉग क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये ग्रास हॉपर को खाएगा। तो ग्रास हॉपर के पास अगर 500 जूल एनर्जी है स्टूडेंट्स, तो फ्रॉग के पास हमारा इसका 10% बचेगा, दैट इज़ 50 जूल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को डिकम्पोजर्स का रोल बताना है हमारे इकोसिस्टम में। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दे एक्ट एज ए क्लीनर्स बाई डिकम्पोजिंग द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द एनवायरमेंट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये एज ए क्लीनर्स की तरीके से वर्क करते हैं और जो भी हमारे डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके हमारी जो अर्थ है या हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? दे प्रोवाइड स्पेस एंड एरिया फॉर द न्यू ऑर्गेनिज्म बाय क्लीनिंग द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा स्पेस और एरिया को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से जो है उनको स्पेस मिले, उनको एरिया मिले और वो सर्वाइव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? हम लोगों को 2 तरीके बताने हैं जिससे हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये हमारी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता हो। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट द एनवायरमेंट आर। तो पहला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दे रिमेन अनडिकम्पोज सो दे कॉजेज एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जितने भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ये जो है कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। अब जब ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट्स तो इनकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ
यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिग्रेड करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनकी भी जो है डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे दो वेज होते हैं जिसके बेसिस पे जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं हमारी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What will happen if we kill the organism in one ट्रॉपिक लेवल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर हम लोग जो है एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर दें। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ़ वी किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी स्टॉप टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर हम लोग यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग जो है अपने एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे तो जो हमारा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, ना तो उसके पास एनर्जी पहुँच पाएगी और ना ही उसके पास क्या पहुँच पाएगा, फूड पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर ट्रॉपिक लेवल ऑल्सो डाई। अब स्टूडेंट्स जब हमारे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास ना तो एनर्जी होगी और ना ही फूड होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। सो दिस विल कॉज ए ब्रेक इन द फूड चेन एंड द कंडीशन इज नॉट सुटेबल फॉर द इकोसिस्टम। इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी स्टूडेंट्स तो इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है ये हमारे इकोसिस्टम पे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब आर एज फॉलोज। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग फूड चेन की बात करें तो द प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। अब फूड चेन क्या है स्टूडेंट्स, एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है एनर्जी के लिए। लेकिन अगर हम लोग फूड वेब की बात करें स्टूडेंट्स तो इट इज़ अ सिस्टम दैट कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ फूड चेन। अब फूड वेब क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी फूड चेन होती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट कंटेन फ्यू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हमारी स्टूडेंट्स फूड चेन होती है ये बेसिकली 3 से 4 ऑर्गेनिज्म को कंटेन करती है। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग फूड वेब की बात करें तो इट कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमारे फूड वेब में क्या होता है स्टूडेंट्स, ह्यूज अमाउंट में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो फूड चेन होती है ये हमारे एक फूड वेब का हिस्सा होती है। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग फूड वेब की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोसिस्टम। तो हमारा जो फूड वेब है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारे इकोसिस्टम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंसेस होते हैं फूड चेन और फूड वेब में। क्वेश्चन नंबर 6, What is biological magnification? Will the level of this magnification be different at different levels of the ecosystem? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बताना है और फिर हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का अमाउंट है क्या ये डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, The accumulation of harmful chemicals in the body of living organism at different trophic level in a food chain is called biological magnification। अब biological magnification स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी फूड चेन के अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में क्या होने लगते हैं, हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग जो है ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो हमारे हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस का जो कंसंट्रेशन है इसके अमाउंट में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो प्रोड्यूसर के पास जो है सबसे कम अमाउंट में हार्मफुल केमिकल्स होंगे, उसके बाद फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे और इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हमारे टॉप कंज्यूमर्स होंगे इनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, What are the problems caused by the non biodegradable wastage that we generate? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को जनरेट करते हैं वो हमारे लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर। तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स, दे आर नॉट डिकम्पोज्ड इजली दस कॉजेज एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। अब जब ये स्टूडेंट्स आसानी से डिकम्पोज नहीं होंगे तो इनकी वजह से क्या होता है, ये सॉइल पोल्यूशन को भी क्रिएट करते हैं और एयर पोल्यूशन को भी क्रिएट करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब जो भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं इन्हीं की वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो है सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की जो हमारी फर्टाइल लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डैमेजिंग द इकोसिस्टम। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं या तो ये डायरेक्टली और या ये इनडायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डैमेज कर रहे हैं। तो ये सारी स्टूडेंट्स हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की वजह से जनरेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if all the wastage we generate is biodegradable will this have no impact on the environment। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग सारे के सारे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही जनरेट करेंगे तो इसकी वजह से क्या हमारी इन्वायरमेंट में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, इसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एज वी नो दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है हमारे लिए हार्मफुल होती है। अब स्टूडेंट्स अगर सारा का सारा वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही होगा तो जब ये डिकम्पोज होगा तो इसके डिकम्पोजिशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होगी स्टूडेंट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है स्टूडेंट्स ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी स्टूडेंट्स तो इसी की वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर सारा का सारा वेस्ट जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो जाएगा तो ये हमारी इन्वायरमेंट को डायरेक्टली जो है इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, why is damage to the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारी जो ओजोन लेयर है इसका जो डिप्लीशन हो रहा है या ये जो डैमेज हो रही है ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय क्यों है। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इसके लिए कौन कौन सी स्टेप्स ली गई हैं जिसकी वजह से जो है हमारी ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है इसको लिमिट किया जा सके। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर इज़ ए सीरियस इशू बिकॉज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो स्टूडेंट्स जो हमारी ओजोन लेयर होती है ये क्या करती है, ये हमको सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ना तो कैंसर होता है और साथ ही साथ जो है हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी डैमेज नहीं होती हैं। अब कौन कौन सी स्टूडेंट्स स्टेप ली गई हैं, तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज आर एज फॉलो। तो पहली स्टेप हमारी क्या है स्टूडेंट्स, डिक्रीमेंट इन द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि कम से कम हम लोग क्या करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ करें, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इन 1987 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP signed an agreement with 195 countries to stop or minimize the use of chlorofluorocarbons। तो 1987 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, UNEP ने कंट्रीज़ के साथ क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें स्टूडेंट्स वो सारी कंट्रीज़ ने क्या बोला कि हम लोग जो है कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज़ करेंगे और ओजोन लेयर की डिप्लीशन को होने से रोकेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, पीपल को अवेयर करें कि वो लोग जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का यूज़ ना करें। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करें तो दीज सब्सटेंसेस कैन बी ब्रोकन डाउन ईजिली। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं इनको हम लोग बड़े आसानी से जो है ब्रोक कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं हमारे, इनको हम लोग आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ईजिली। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें तो जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं दे कैन नॉट डिग्रेड द सॉइल एंड ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। ये हमारी स्टूडेंट्स सॉइल को डिग्रेड नहीं करते हैं, मीन्स उसकी फर्टिलिटी को ख़राब नहीं करते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये हमारे इकोसिस्टम को भी डैमेज नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करें तो दे डिस्टर्ब द इकोसिस्टम एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पोल्यूशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी सॉइल पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं हम लोग इनको बड़े आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करें तो इनको हम लोग जो है आसानी से रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड ईजिली। अगर हम लोग स्टूडेंट्स बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जांपल देखें तो ये हमारा पेपर हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, DDT हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगी और ग्लास हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है आवर एनवायरनमेंट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इस लेक्चर की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।